नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि लूला डा सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। लूला डा सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये राष्ट्रपति बने हैं ब्राज़ील के। ठीक है, ब्राज़ील के राष्ट्रपति बने हैं लूला डा सिल्वा और इन्होंने जायर बोल्सोनारो को हराया है। तो जायर बोल्सोनारो को हरा के ब्राज़ील के राष्ट्रपति बन गए हैं लूला डा सिल्वा। हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बन, अन्य नियुक्तियों में हम बात करेंगे कौन। हंगरी के पीएम बने हैं विक्टर ऑर्बन। इक्वाडोर के प्रेसिडेंट बने हैं गिलर्मो लेसो। कौन? गिलर्मो लेसो बने हैं इक्वाडोर के प्रेसिडेंट। और अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट बने हैं अल्बर्टो फर्नांडिस। एक बार फिर देखेंगे कि लूला डा सिल्वा राष्ट्रपति बने हैं ब्राज़ील के जायर बोल्सोनारो को हराकर। और अन्य नियुक्तियों में देखेंगे कि हंगरी के पीएम बने हैं विक्टर ऑर्बन, इक्वाडोर के प्रेसिडेंट बने हैं गिलर्मो लेसो और अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट बने हैं अल्बर्टो फर्नांडिस। नेक्स्ट, ब्राज़ील से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम देखेंगे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पाँचवां सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है ब्राज़ील। और जब पाँचवां ये है तो प्रथम 4 कौन कौन से हैं? तो सबसे फर्स्ट नंबर पे है रूस, फिर है कनाडा, फिर है चीन और फिर है यूएसए। तो रूस, कनाडा, चीन और यूएसए के बाद 5वें नंबर पे सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील आता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के लगभग आधे हिस्से को ये कवर करता है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके लगभग आधे हिस्से पे ब्राज़ील का विस्तार है। अमेजन वर्षा वनों जो दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील में फैले हुए अमेजन के वर्षा वन हैं, इनको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। तो पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहा जाता है? अमेजन वर्षा वनों को। जब पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन वर्षा वनों को कहा जाता है तो आप कमेंट करके बताइए कि पृथ्वी की किडनी किसको कहा जाता है। किडनी का काम क्या होता है? रक्त को शुद्ध करती है किडनी। तो उसी सेंस में पृथ्वी की किडनी किसको कहा जाता है, आप कमेंट करके बताइए। तो इसका 60% ब्राज़ील में है। अमेजन वर्षा वनों का विस्तार जो 60% है वो ब्राज़ील में है। और ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया और मुद्रा है इसकी ब्राज़ीलिया रियाल। क्या है मुद्रा? ब्राज़ीलियाई रियाल। राजधानी है ब्राज़ीलिया। तो ये हमारा दक्षिणी अमेरिका का मैप है जिसमें हम ब्राज़ील को देखेंगे। ये है हमारा ब्राज़ील। तो इससे संबंधित से कौन कौन से देश अपनी सीमा बनाते हैं? तो पहला है फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम और गुयाना, ये 3 कंट्रीज़ हैं। और नेक्स्ट वेनेजुएला है, कोलंबिया है, पेरू है, बोलीविया है और पराग्वे है। और यहाँ पे ये उरुग्वे भी है। ठीक है, और अर्जेंटीना है। तो सिर्फ 2 कंट्रीज ऐसे हैं, कौन कौन से हैं, जो सीमा नहीं बनाते हैं। एक तो है इक्वाडोर और एक है चिली। ये दो यहाँ पे स्टेट ऐसे हैं दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत जो कि ब्राज़ील से सीमा नहीं बनाते हैं। बाकी सारे जो स्टेट्स हैं वो ब्राज़ील से सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है स्पेन ने। स्पेन ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है। कोलंबियाई टीम को हरा के उसने ये खिताब जीता। तो कोलंबियाई टीम इसकी उपविजेता रहा स्पेन फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का। संबंधित जानकारी देखेंगे हम। इसका जो आयोजन स्थल था वो था नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम है, वहाँ पे इसका हुआ था आयोजन स्थल। नेक्स्ट, स्पेन ने दूसरी बार ये खिताब जीता है। ठीक है, स्पेन ने दूसरी बार ये खिताब जीता है। और इसके अलावा उत्तर कोरिया ने भी 2 बार ये खिताब जीता है। तो स्पेन और उत्तर कोरिया ऐसे 2 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 2 बार ये खिताब जीता है, 2 बार। नेक्स्ट है हमारा, भारत ने इसकी पहली बार मेज़बानी की है। भारत ने इसकी मेज़बानी जो की है वो पहली बार की है। और कब से कब तक हुई? ये 11 से लेकर 13 अक्टूबर तक भारत ने इसकी मेज़बानी की। नेक्स्ट, जो 7वीं फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है ये इसका आयोजन किया गया था। ये 7वां था
फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप, जिसकी मेज़बानी भारत ने की है, ठीक है, और विजेता रहा स्पेन। नेक्स्ट देखेंगे फीफा से संबंधित अन्य जानकारी। तो फीफा जिसकी फुल फॉर्म है, फीफा की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल, यहाँ दी होगा, दी फुटबॉल एसोसिएशन। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया में फ़ुटबॉल को नियंत्रित करता है। फुटबॉल के गेम्स जहाँ जहाँ भी देश में आयोजित होते हैं उसको ये नियंत्रित करता है। कौन सा? फीफा। वर्तमान में 2011 संघ इसके सदस्य हैं। मेंबर्स कितने हैं वर्तमान में? 211 है। तो इसकी खास बात यह है कि मेल और फीमेल दोनों के फुटबॉल वर्ल्ड कप का ये आयोजन करता है। ये मेल और फीमेल दोनों के फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1904 में, पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेड क्वार्टर जो है वो है ज्यूरिख में। ज्यूरिख कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में। तो इसकी स्थापना 1904 में हुई और इसका हेड क्वार्टर है ज्यूरिख में, और इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। कौन? गियानी इन्फेंटिनो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस राज्य के मोरबी शहर, किस राज्य के जो मोरबी शहर में पुल गिरने से 134 से अधिक लोगों की मौत हो गई है? कौन से शहर में ये पुल था? मोरबी शहर में। मोरबी शहर है कहाँ पे? वो है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। तो 30 अक्टूबर को ये दुर्घटना घटित हुई। उस टाइम मोदी जी जो है गुजरात में ही थे। ये बहुत ही दुखद दुर्घटना रही। इसमें 134 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, और ये गुजरात के मोरबी शहर में पुल गिरने से ये सारा हादसा हुआ। देखेंगे नेक्स्ट कि ये संबंधित जानकारी क्या है इसकी, ये देख लेंगे हम। ये जानकारी, ये केवल सस्पेंशन ब्रिज था। कैसा ब्रिज था ये? सस्पेंशन ब्रिज, केवल सस्पेंशन ब्रिज था, ठीक है। ये इस तरह से केबल के माध्यम से ये पूरा कंट्रोल होता था। तो केवल सस्पेंशन ब्रिज था जो कि लकड़ी से बना हुआ था। ये लकड़ी से बना हुआ था। और मच्छू नदी, ये जो रिवर है यहाँ पे बह रही है, ये है मच्छू रिवर। तो मच्छू नदी पे बना हुआ था। और ये 1879 में 20 फरवरी 1879 को शुरू किया गया था। कब? 20 फरवरी 1879 को शुरू किया गया था। और ये जो कंपनी है ओरेवा, इस ओरेवा कंपनी के पास इस पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी थी, ठीक है। तो मोरबी शहर में गुजरात में जो है 134 से अधिक लोगों की डेथ हो गई ये पुल गिरने से। केवल सस्पेंशन ब्रिज, ओरेवा कंपनी इसका रखरखाव की जिम्मेदार थी, और मच्छू नदी पे ये पुल बना हुआ था। 1879 में इस पुल को शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि फुटबॉल फॉर स्कूल, ठीक है, फुटबॉल फॉर स्कूल, ये पहल के लिए शिक्षा मंत्रालय ने AIFF के अलावा किसके साथ समझौता किया है? फुटबॉल फॉर स्कूल जो पहल है, इस पहल के लिए शिक्षा मंत्रालय ने AIFF के अलावा किसके साथ समझौता किया है? तो वो समझौता किया है इसने फीफा के साथ। किसके साथ समझौता किया है? फीफा के साथ। तो किसने समझौता किया है? ये किया है हमारे शिक्षा मंत्रालय ने, और ये शिक्षा मंत्रालय ने, और ये AIFF और फीफा, इन तीनों ने ये मिलकर समझौता किया है। संबंधित जानकारी देखेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे भारत सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने शिक्षा मंत्रालय की ओर से मुंबई में इस हस्ताक्षर पे, ये जो मेमोरेंडम था इस पे हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है, फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के लिए। नेक्स्ट है कि क्या है फुटबॉल फॉर स्कूल पहल। अब ये समझेंगे ये फुटबॉल फॉर स्कूल पहल है क्या। ये है कि फीफा ने 2018 में $100 मिलियन के बजट के साथ इस पहल की शुरुआत की थी। ये जो पहल है ये 2018 में शुरू किया गया था फीफा के द्वारा। $100 मिलियन बजट था इसका, इसके साथ इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था इसका? फुटबॉल फॉर स्कूल का लक्ष्य था इसका कि दुनिया भर के सभी जनजातीय समुदाय तक जो फुटबॉल खेल है इसको पहुंचाना, ठीक है, और दुनिया भर के 700 मिलियन से अधिक बच्चों तक पहुंचाना। तो सभी जनजातीय समुदाय तक इसको पहुंचाना और दुनिया भर के 700 मिलियन से अधिक बच्चों तक इसे पहुंचाना। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या थी फुटबॉल फॉर स्कूल पहल की, कि 50% बच्चे इसमें लड़कियां रहेंगी, ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए पूरा जोर देता है कि 50% में जो बच्चे होंगे वो लड़कियां होंगी।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 5? वो है कि महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर, ये महाराष्ट्र का है, पहला है इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वो की स्थापित किया जाएगा पुणे में। महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर पुणे में स्थापित किया जाएगा। इसके बारे में और जानकारी देखेंगे कि 492.85 करोड़ रुपए की ग्रीनफील्ड परियोजना को महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम और राज्य सरकार की राज्य औद्योगिकी एजेंसी द्वारा विकसित किया जा रहा है। 492.85 करोड़ रुपए की जो ग्रीनफील्ड परियोजना है उसको महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम और राज्य सरकार की राज्य औद्योगिक एजेंसी, ठीक है, ये दोनों मिलकर इसको विकसित कर रही हैं। हम समझेंगे कि जो ग्रीनफील्ड परियोजना होती हैं वो होती क्या है। तो ग्रीनफील्ड परियोजना वो होती हैं जिनमें बिल्कुल एकदम कोई फ्रेश परियोजना स्टार्ट हो रही है, जिसके लिए बजट पारित हो रहा है। तो ये जो बजट पारित हुआ है वो एकदम फ्रेश परियोजना है, इसीलिए बोलते हैं इसको ग्रीनफील्ड। ब्राउन फील्ड परियोजना कौन सी होती हैं? जो ऑलरेडी चलन में है परियोजना, उसमें पैसा लगाना, उसके लिए बजट देना, ठीक है, तो वो होता है ब्राउन फील्ड। तो ये ग्रीन फील्ड परियोजना है इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर स्थापित जो किया जा रहा है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र का स्टैटिक जीके हम कब देखेंगे यहाँ पे? तो इसकी राजधानी है मुंबई, स्थापना उसकी 1 मई को हुई थी। लोकसभा, ये स्थापना दिवस मनाते हैं 1 मई को, ठीक है, मुंबई का, महाराष्ट्र का। और लोकसभा सीटें हैं इसकी 48, राज्यसभा सीटें हैं 19, विधानसभा सीटें हैं कितनी? 288। और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं एकनाथ शिंदे। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था, बीपीएससी 67 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें। और राज्यपाल हैं यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी जी, और लोक नृत्य है यहाँ का लावड़ी, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र का हमारा मैप है। तो महाराष्ट्र की सीमा किस किस से टच करती है वो देख लेंगे। एक तो यहाँ पे तेलंगाना से टच करती है, यहाँ छत्तीसगढ़ से टच करती है, इधर मध्य प्रदेश से टच करती है, इधर गुजरात में टच करती है। तो नॉर्थ में है मध्य प्रदेश, इधर ईस्ट में है छत्तीसगढ़, और वेस्ट में तो ये पूरा अरब सागर है ही। और यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्ट है वहाँ पे गुजरात है, और ये जो साउथ वेस्ट है साउथ ईस्ट, यहाँ पे तेलंगाना है, और नीचे इसके साउथ में एकदम कर्नाटका है, और यहाँ पे ये छोटा सा गोवा इससे भी टच करती है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं वो देखेंगे। तो कर्नाला बर्ड सेंचुरी, भीमशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मयानी बर्ड सेंचुरी है, और कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। और यहाँ देखेंगे तडोबा, ये इम्पोर्टेंट है, तडोबा अंधेरी टाइगर प्रोजेक्ट, और ये नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। तो ये सारी महत्वपूर्ण सेंचुरी हैं, एक बार आप देख लेंगे, इनको रिवाइज कर लेंगे, और ये भी देख लेंगे कि किस किस से का बॉर्डर टच कर रहा है। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो शंकर मुथुस्वामी, ये जो हैं वो BWF यानी वर्ल्ड जूनियर जो चैम्पियनशिप है BWF की, उसमें इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? किसने? शंकर मुथुस्वामी ने। तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, यानी रजत पदक इन्होंने जीता है। शंकर मुथुस्वामी ने BWF में जो वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप इसकी होती है, इसमें सिल्वर मेडल जीता है। संबंधित जानकारी देखेंगे इसकी कि 22वीं BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2022 जो कि 17 से 30 अक्टूबर 2022 तक स्पेन के सेंटेडर में आयोजित की गई। कहाँ पे आयोजन हुआ है इसका इम्पोर्टेंट है कि स्पेन के सेंटेडर में 22वीं थी। तो इसमें जो आयोजन किया गया इसमें इन्होंने रजत पदक जीता है शंकर मुथुस्वामी जी ने। नेक्स्ट देखेंगे कि इन्होंने 19 साल से, ये जो है 19 साल से कम उम्र के खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। तो 19 साल से कम उम्र के खिलाड़ी हैं हमारी शंकर मुथुस्वामी जी, इन्होंने रजत पदक जीता है। काफ़ी गौरवान्वित करने वाले बात है हमारे लिए। नेक्स्ट देखेंगे, ये हैं हमारे शंकर मुथुस्वामी जी, आप देख रहे हैं ये 19 साल से भी कम के हैं, तो इन्होंने ये रजत पदक जीता है, हालांकि ट्रॉफी पकड़े हुए हैं ये। नेक्स्ट देखेंगे BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में। ये क्या है? तो ये विश्व में बैडमिंटन का एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है। ये बैडमिंटन की एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है और इसे 1934 में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ के रूप में स्थापित किया गया था।
1934 में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ के रूप में इसको स्थापित किया गया था। बाद में क्या हुआ कि 2006 में इसे विश्व बैडमिंटन महासंघ के नाम से इसको बदल दिया गया। जो अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ था, इसको 2006 के बाद विश्व बैडमिंटन महासंघ कहा जाने लगा। इसमें सदस्य हैं 176 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है कुआलालंपुर मलेशिया में। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, कुआलालंपुर मलेशिया में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में, कौन सा, भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा है। जो हमारा यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से किस दिन के लिए कहा है कि आप भारतीय भाषा दिवस मनाएंगे। तो 11 दिसंबर को। इसी दिन विश्व यूनिसेफ दिवस भी मनाया जाता है और 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। 11 दिसंबर 1946 को एक और ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए। क्या हुआ था, चलो मैं ही बताता हूँ कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ और उस टाइम जो 9 दिसंबर 1946 को गठन हुआ, उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को एक स्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिए गए संविधान सभा के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आप कमेंट करके ये बताएंगे कि जो 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 2 दिन के लिए, वो कौन थे, नाम उनका कमेंट करके बताएंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, क्योंकि स्थायी तो 11 दिसंबर 1946 को चुने गए हैं राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट देखेंगे कि कवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती पे 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस या भाषा उत्सव के रूप में मनाने के लिए कहा गया है। यूजीसी ने जो किसकी जयंती पे कहा है, तो 11 दिसंबर को कवि जो हैं सुब्रमण्यम भारती जी, इनकी जयंती होती है। तो इनकी जयंती पे कहा गया है कि भारतीय भाषा दिवस या भाषा उत्सव मनाया जाएगा। तो यूजीसी से संबंधित जानकारी देखेंगे। इसका फुल फॉर्म है क्या, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। उद्घाटन इसका 28 दिसंबर 1953 को हुआ और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। ठीक है, याद रखना, ये एम जगदीश कुमार इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण दिवस क्या क्या हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात करेंगे। होमी जहांगीर भाभा जो हैं, इनकी जयंती 113वीं जयंती ये 30 अक्टूबर को मनाई गई। और पुलिस स्मृति दिवस ये 21 अक्टूबर को मनाया गया। ये पुलिस स्मृति दिवस हो गया 21 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस ये 23 अक्टूबर को मनाया गया। और राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे मनाया जाता है, जो कि 31 अक्टूबर को मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस ये मनाया गया 29 अक्टूबर को। तो जहांगीर भाभा की 113वीं जयंती 30 अक्टूबर को, पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 23 अक्टूबर को। ठीक है, और आयुर्वेद दिवस ऐसे याद रखेंगे, जब हम आयुर्वेदिक दवाई लेने जाते हैं तो डॉक्टर से कहते हैं ना कि 2-3 गोलियाँ, ऐसे 2-3 गोलियाँ खा लेना। तो 23 अक्टूबर ऐसे याद हो जाती है, दिमाग में ट्रिक रखेंगे तो। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, ये तो याद रखने वाली बात है। और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, इन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में 2 हेलीपैड लॉन्च किए। तो किस केंद्र शासित प्रदेश में उन्होंने लॉन्च किए हैं, वो लॉन्च किए हैं उन्होंने लद्दाख में। तो रक्षा मंत्री जी ने 75 नई परियोजनाओं की शुरुआत की है लद्दाख में ही। और वहीं पे इन्होंने 2 हेलीपैड, कहाँ, एक है हनले में और एक पूर्वी लद्दाख के थाकुंग में, इन्होंने 2 हेलीपैडों की लॉन्चिंग की है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इंडियन एयरफोर्स की क्षमताओं को बढ़ाना इसका उद्देश्य है, जो कि 2 हेलीपैड लॉन्च किए हैं राजनाथ सिंह जी ने लद्दाख में। तो ये हेलीपैड है, एक तो यही है और एक और है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 29 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर 2022 तक, 29 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर 2022 तक कहाँ पर उद्भव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2022 तक हुआ है उद्भव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल। ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि उद्भव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ, तो वो हुआ ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ठीक है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में।
तो ये है उद्भव उत्सव, इस तरह से मनाया जाता है। इसका आयोजन हुआ है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट अन्य जानकारी समझेंगे। तो ये जो उत्सव हुआ इसमें 5 देशों ने भाग लिया, या 5 देश इसमें भाग ले रहे हैं। कौन कौन से? भारत, ताइवान, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। तो भारत ताइवान को भी साथ लेके आया है। यहाँ पे ताइवान को क्यों साथ लेके आया है? ये पूरी स्ट्रेटजी है कि चीन का दुश्मन है ताइवान, इनमें 36 का आंकड़ा रहता है। तो भारत ने सोचा कि अगर हम ताइवान को भी साथ लेके आएंगे तो इस तरह से हम चीन को भी और ज़्यादा जलील कर पाएंगे, इसीलिए भारत ताइवान को भी साथ लाया है। और 30 टीम इसमें भाग ले रही हैं, जिसमें 700 प्लस कलाकार भाग ले रहे हैं। ठीक है। जो ताइवान की लोकेशन के बारे में बात करेंगे तो ताइवान जो है वो फार्मोसा द्वीप पे है। कहाँ? फार्मोसा द्वीप पे। और पहली बार ये भारत के बुलाने पे ताइवान शामिल हो रहा है। और हाल ही में नैन्सी पेलोसी जो हैं यूएसए की स्पीकर, ये इन्होंने भी ताइवान की यात्रा की। वो क्यों की? आप समझ ही रहे हैं कि यूएसए जितना ताइवान के करीब जाएगा उतना चीन जलील होगा। तो बस उद्देश्य उनका यही है। नेक्स्ट देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। ये है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन किया है? तो मोदी जी ने किस राज्य में सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान या भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है एकता नगर, गुजरात में इन्होंने इन दोनों का उद्घाटन किया। तो एक तो देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान है और एक है मियावाकी वन। इन दोनों को कहाँ पे बनाया गया है? तो ये स्टेचू ऑफ यूनिटी जो कि नर्मदा नदी के किनारे है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति, जिसको हम स्टेचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है। बिस्मार्क बोलते हैं इनको, भारत का बिस्मार्क, भारत का क्या बोलते हैं इन्हें? भारत का बिस्मार्क, स्टेचू ऑफ यूनिटी, इन्हीं के लिए, इन्हीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी हुई है। तो इसी के चारों ओर जो बनाया गया है मियावाकी वन और भूल भुलैया उद्यान। तो ये हो गया भूल भुलैया उद्यान। ये देखो आप किस तरह से बना हुआ है। ये मोदी जी और ऐसा हैं साथ में, और साथ में हैं गुजरात के मुख्यमंत्री जी। और ये पीछे आप देख रहे होंगे यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। इसी के चारों ओर ये बना हुआ है। ठीक है। मियावाकी वन, सॉरी गांधी उद्यान, क्या है ये? भूल भुलैया उद्यान, गांधी उद्यान याद आ रहा है। मियावाकी तकनीक, ये मियावाकी तकनीक देखेंगे ये क्या होती है। तो जापानी वनस्पति शास्त्री थे अकीरा मियावाकी, इनके द्वारा ये स्थापित एक तकनीक थी जो काफ़ी एडवांस लेवल की थी पेड़ों को उगाने के लिए। इसमें ये था कि इनका मकसद कि थोड़े समय में ही घने और देसी जंगलों के निर्माण में ये मदद करती थी। बहुत ही कम समय में ये बहुत ही घने और देसी जंगल इससे बन जाते थे। और इसमें ये था कि देसी पौधे ही जो रोपाई की जाती थी, देसी पौधे ही लगाए जाते थे। तो अकीरा मियावाकी जो जापानी वनस्पति शास्त्री हैं, इनके नाम पे ये मियावाकी टेक्निक है। ये है देखो मियावाकी पद्धति। इसमें एक यहाँ पे लगाया गया है पौधा, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ, इस तरह कुछ डिस्टेंस पे ये पौधे लगे हुए हैं और इधर भी सेम डिस्टेंस होगी। तो इस तरह से ये पौधे लगाए जाएंगे तो ये क्या होगा कि समान रूप से तेज़ी से बढ़ेंगे। ये थी मियावाकी टेक्निक। नेक्स्ट कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको हम देख लेंगे। 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 तक गोवा समुद्री संगोष्ठी का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो इसका 4th एडिशन आयोजित किया जा रहा है, 4था संस्करण। GMS यानी गोवा समुद्री संगोष्ठी यानी गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम। ठीक है। तो GMS का आयोजन का 4था संस्करण का आयोजन किया जा रहा है गोवा में। और हिंद महासागर में देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए आयोजन किया जाता है और 2 वर्ष में एक बार इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट है 1 नवंबर 2022। ये 1 नवंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने डिजिटल रुपये की शुरुआत करेगा आज से। ठीक है। इसके लिए कितने बैंकों की पहचान की गई है? तो 9 बैंकों की पहचान की गई है। RBI आज 1 नवंबर से डिजिटल रुपये की शुरुआत कर रहा है। ठीक है। जो डिजिटल रुपये हैं उनकी शुरुआत कर रहा है। और कितने बैंकों की पहचान की गई इसके लिए? 9 बैंकों की। तो बजट 2022-23 जो 1 फरवरी को बजट आया था 2022 का, उसमें वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा की थी। और 1 नवंबर 2022 को होलसेल ट्रांजैक्शन जो है इसके इस्तेमाल के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये हमारी हो गई आज की करंट अफेयर्स 1 नवंबर की। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।